हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो हमने चैप्टर 15 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉग्निजेंस लेने से पहले कौन सी कंडीशंस को फुलफ़िल करना इम्पॉर्टेंट है और कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 217 के साथ। 2017 का टाइटल बोलता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। तो 217 डील्स विथ offenses against state और criminal conspiracy to commit offenses against the state. Subsection 1, no court shall take cognizance of. अब कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। हमने जैसे बाकी सेक्शंस में देखा सेम वही चीज़ चलेगी यहाँ पर भी, बट हम कोई भी सेक्शंस को छोड़ेंगे नहीं। तो इसको देखते हैं कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ फर्स्टली एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर चैप्टर 7 और अंडर सेक्शन 196, सेक्शन 299 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 353 और भारतीय न्याय संहिता। तो इनमें से किसी भी ऑफेंस की कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगी। और इसके साथ किस ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं लेगी? अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस। सच ऑफेंस का मतलब जो कि ए पार्ट में बताए गए हैं। सी एनी सच अबेटमेंट एज इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 47 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। और अबेटमेंट भी नहीं करेगी। तो मतलब ऑफेंस, उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसकी अबेटमेंट, तीनों की कॉग्निजेंस नहीं लेगी कोर्ट। कब? एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तब लेगी कॉग्निजेंस जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी। तो मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दीज ऑफेंसेस। सबसेक्शन 2, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ। अब और कौन सी ऑफेंसेस हैं? तो एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 197, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ 353 या फिर उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो डीएम है वो एडिशनल ऐड कर दिए इन ऑफेंसेस में, सबसेक्शन 2 वालों में। सबसेक्शन 1 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ, और सबसेक्शन 2 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसेक्शन 3, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पुनिशेबल अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पुनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, unless the state government or DM has consented in writing to the initiation of the proceedings. तो इन्होंने बोला कि कोई भी कोर्ट, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 में बताई हुई है BNS में, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में। तो उसमें क्या है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट इज पुनिशेबल विद लेस देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो वो एक कैटेगरी होगी। उसके अलावा अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज इन रिलेशन टू एन ऑफेंस विच इज़ पुनिशेबल विद 2 years और 2 years और मोर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक हो गई। तो यहाँ सबसेक्शन 3 ने कहा कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो कि अदर देन डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 2 years है, तब उस केस में इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है टू कमिट एन ऑफेंस पुनिशेबल विद लेस देन 2 years, तो उस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो कोर्ट है वो इस सेक्शन में कॉग्निजेंस सिर्फ तब स्टार्ट करेगी जबकि स्टेट गवर्नमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उन्होंने परमिशन दे दी हो टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच पर्सन। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल conspiracy is one to which the provisions of 215 apply, no such consent shall be necessary. बट जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 215 वाली है तब हमें ये स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेंट नहीं चाहिए। सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एंड द डीएम बिफोर अकॉर्डिंग सैंक्शन अंडर 2 और 3 स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में। तो अब ये कंसेंट देने से पहले सब लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या डीएम हो, क्या करेंगे? बिफोर गिविंग कंसेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑर्डर अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इन विच केस सच पुलिस ऑफिसर शैल हैव द पार्ट्स रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सैंक्शन देने से पहले
एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं बाय अ पुलिस ऑफिसर। ये पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं होगा और ये इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके पास वही सारी पावर्स होंगे जो सेक्शन 174 के सबसेक्शन 3 में है, मतलब जो कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स हैं टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो सिमिलर पावर्स को वो यूज़ करेगा। देन नेक्स्ट सेक्शन 218 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। सबसेक्शन 1 व्हेन एनी पर्सन हु इज़ और वॉज अ जज, तो मतलब चाहे करंटली सर्व कर रहे हैं एज अ जज या रिटायर हो चुके हैं या मतलब उन्होंने हो सकता है रिज़ाइन कर दिया हो, तो हु इज़ और वॉज जो है और जो था कभी, क्या जज, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट। तो मतलब यहाँ पर 3 लोगों की प्रोसिक्यूशन के साथ हम डील कर रहे हैं, एक जज, दूसरे मैजिस्ट्रेट और थर्ड पब्लिक सर्वेंट। नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब इनको अपने ऑफिस से, मतलब इनकी जो जॉब है उससे हटाया नहीं जा सकता, कैसे, विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर तो गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी इनके रिमूवल को तब ये रिमूव हो सकते हैं, अदरवाइज इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो अगर ये ऐसे जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट हैं जिनको कि सिर्फ गवर्नमेंट के सैंक्शन से हटाया जा सकता है, तो उनकी प्रोसिक्यूशन को हम इस सेक्शन में डील करेंगे। अब जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट अक्यूज हैं, उनको अक्यूज़ किया गया है ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। अब उनको जो अक्यूज़ करा गया है किसी ऑफेंस के लिए, वो ऑफेंस उन्होंने कब किया, जब दे वर वर्किंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऑफेंस किया, मान लीजिए कोई जज है, आफ्टर ऑफिस आवर्स वो मार्केट गए कुछ शॉपिंग करने के लिए और उन्होंने वहाँ किसी का मर्डर कर दिया। अब ही वॉज नॉट एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी इन दैट टाइम, सो उस केस में जो हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे वो इस सेक्शन के अंडर नहीं करेंगे। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, दे वर सिटिंग इन द कोर्ट एंड उस टाइम उन्होंने कोई ऑफेंस किया, तब हम ये सेक्शन यूज़ करेंगे। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट दिस डिफ्रेंशिएशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये हमने पढ़ लिया। अब नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कब, कौन सी कंडीशंस चाहिए होगी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल लोक आयुक्त एक्ट 2013। तो इस एक्ट के अंडर जो कोर्ट है वो पहले प्रीवियस सैंक्शन लेगी, किससे लेगी, ठीक है। तो इन द केस ऑफ अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड एज द केस में बी और वॉज एट द कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, तो अगर तो यूनियन के अफेयर्स के साथ अपॉइंटेड हैं वो, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परमिशन ली जाएगी। और अगर स्टेट के साथ अफेयर्स के साथ रिलेटेड थे, वर्किंग अंडर द स्टेट, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ली जाएगी अंडर द लोकपाल एक्ट। ठीक है, ओनली आफ्टर द सैंक्शन गिवन अंडर दिस एक्ट द प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट सच जज, मैजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट। Provided further that where the alleged offence was committed by a person referred to in clause B during the period while a proclamation issued under clause 1, मतलब अगर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस टाइम पीरियड में अगर किसी भी जज, मजिस्ट्रेट ने कुछ ऐसा ऑफेंस किया वाइल इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की जगह हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेंगे, सैंक्शन लेंगे मतलब। Provided further that such government shall take a decision. Now this is really important। ये टाइम पीरियड जो है ये न्यू सेट करी गई है और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Such government shall take a decision within a period of 120 days from the date of the receipt of the request for sanction, and in case it fails to do so, the sanction shall be deemed to have been accorded by such government। पहले क्या होता था कि जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट, जज और मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कुछ प्रोसिक्यूशन करनी होती थी, ठीक है, तो उसमें क्या आता था कि स्टेट की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती थी, बट स्टेट सैंक्शन ही नहीं देती थी। कितने कितने सालों तक जो फाइल थी वो एट द स्टेज ऑफ सैंक्शन पड़ी रहती थी। तो इट वाज लाइक अ लूप होल इन द CRPC। तो इसलिए हमने जब BNSS को ड्राफ्ट करा, ठीक है, तो उसमें हमने ये प्रोविज़न ऐड कर दी, एक टाइम लिमिट सेट कर दी कि अब जो गवर्नमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में सैंक्शन करेगी, 120 डेज़।
और उससे भी जो मेन बात है वो ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 120 डेज कंसेंट नहीं दे रही, सैंक्शन नहीं दे रही, तो डीम्ड सैंक्शन मान ली जाएगी। 120 डेज हो गए, सैंक्शन नहीं दी, तो 121st डे पे ये मान लिया जाएगा कि जैसे सैंक्शन मिल गई हो। तो इसलिए अगर स्टेट चाहती है कि वो सैंक्शन ना दे तो 120 डेज में डिसाइड करेगी। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, बिकॉज ये सेक्शन बहुत यूज़ होने वाला है और ये जो टाइम लिमिट सेट करी है ये आपको हमेशा याद रखनी है। प्रोवाइडेड ऑल्सो नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। अब अगर पब्लिक सर्वेंट ने कुछ सेक्शुअल ऑफेंसेस करे हैं, रेप और गैंग रेप या अदर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वीमेन, ठीक है, जितने भी सेक्शंस लिखे हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। तो अगर ये कोई भी ऑफेंस कमिट करा है पब्लिक सर्वेंट ने, फिर स्टेट के सैंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन डू अवे विद द रिक्वायरमेंट। Subsection 2. No court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the armed forces of the Union while acting or purporting to act in the discharge of his official duties except with the previous sanction of the central government. तो अगर आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है और उसके किसी मेंबर ने ऑफेंस कमिट किया है तो स्टेट गवर्नमेंट के पहले सैंक्शन लोगे और फिर उस पर कॉग्निजेंस लोगे, अदरवाइज जब तक सैंक्शन नहीं मिलता कॉग्निजेंस नहीं लोगे। सबसेक्शन 3, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। अब ये जो प्रोविज़न है कि आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको परमिशन लेनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है कि वो रूल बना सकती है कि जो स्टेट की सर्विसेज हैं, आर्म्ड सर्विसेज, तो उन पर भी ये सेम जो प्रोविज़न है वो अप्लाई हो और उस केस में फिर ऐसे माना जाएगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट लिखा हो, तो स्टेट की जो फोर्सेज हैं उनके केस में स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। Subsection 4. Notwithstanding anything contained in subsection 3, no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the forces charged with the maintenance of public order in a state while acting or purporting to act in the discharge of his official duty. अब स्टेट में एमरजेंसी लगी हुई थी अंडर आर्टिकल 356 सबसेक्शन 1 सब आर्टिकल 1, तो उसमें क्या हुआ कि क्योंकि स्टेट में एमरजेंसी लगी हुई थी तो स्टेट गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो इसलिए अगर उस टाइम पे कोई ऑफेंस हुआ है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जगह हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे। सबसेक्शन 5, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन द पर्सन बाय whom, the manner in which, and the offence or offences for which the prosecution of such judge or magistrate or public servant is to be conducted, and may specify the court before which the trial is to be held. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो सैंक्शन तो देगी, ठीक है, कि आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर लो, बट वो ये भी बता सकते हैं कि किस पर्सन के द्वारा प्रोसिक्यूशन चलाई जाएगी, किस मैनर में चलाई जाएगी, किस ऑफेंस और कौन से ऑफेंसेस के लिए प्रोसिक्यूशन चलाई जाएगी, ठीक है, एंड ये भी बता सकती है कि कौन सी कोर्ट है जो इसका ट्रायल चलाएगी। सो मतलब ये चारों चीज़ें जो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई कर सकती हैं इन द सैंक्शन। ये पावर भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी है। देन सेक्शन 219, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। तो जो मैरिज के ऑफेंसेस है, फॉर एग्जांपल बाइगैमी हो गया या डाउरी डेथ हो गए या क्रूअल्टी होगी, तो उनकी प्रोसिक्यूशन कैसे होगी, कौन इनिशिएट कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है बिकॉज इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। सबसेक्शन 1, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 81 to 84 of BNS except upon a complaint made by some person aggrieved by the offense। तो सेक्शन 181 से लेकर सेक्शन 81 से लेकर 84 ऑफ BNS के कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, एक्सेप्ट तब लेगी जब कंप्लेंट आएगी बाय द एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो अब एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा वो नीचे हमें प्रोविजो में बताया गया है कि कौन से सेक्शन के लिए किस पर्सन को हम एग्रीव्ड पर्सन मानेंगे। तो अब सेक्शन 81 डील्स विद कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, 82 बाइगैमी, 83 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, सेक्शन 84 एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वीमेन। आप इनको साथ में लिख लीजिए क्योंकि नए ऑफेंसेस हैं, अभी सेक्शन नंबर नहीं भी याद होंगे। तो अब हम देखते हैं प्रोवाइजो में जिसमें हमें बताया गया है कि एग्रीव्ड पर्सन कौन होगा। तो ए,
वेयर सच पर्सन मतलब एग्रीव्ड पर्सन इज अ चाइल्ड और ऑफ अनसाउंड माइंड or is having intellectual disability requiring higher support needs or is from sickness or infirmity unable to make a complaint or is a woman who according to local custom and manners ought not to be compelled to appear in public, some other person may with the leave of the court make a complaint on his or her behalf. तो अगर जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कोई माइनर है मतलब चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड का पर्सन है जिसको कि अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और की हेल्प पड़ती है या फिर ऐसी वीमेन है जो कि पब्लिक में अपीयर नहीं होती जैसे कि पर्दानशीन वीमेन, तो उनके केस में कोई भी और पर्सन सम अदर पर्सन में तो वो विद द लीव ऑफ द कोर्ट से परमिशन लेने के बाद कंप्लेंट कर सकता है ऑन हिज और हर बिहाफ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो भी एग्रीव्ड है क्योंकि इस केस में जो हस्बैंड वाइफ है वही एग्रीव्ड होंगे। ठीक है, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है। बी वेयर सच पर्सन इज द हस्बैंड, तो अगर एग्रीव्ड पर्सन हस्बैंड है उस केस में ही इज सर्विंग इन एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन में वो काम करता है, आर्मी में काम कर रहा है जो कि यूनियन की है, under conditions which are certified by his commanding officer as precluding him from obtaining leave of absence to enable him to make a complaint in person। अब जो हस्बैंड है वो आर्म्ड फोर्सेस में जॉब करता है और कंडीशंस ऐसी हैं कि उसको लीव नहीं मिल सकती मतलब छुट्टी नहीं मिल सकती, वो वहाँ से छुट्टी लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने नहीं आ सकता। ठीक है, और इस फैक्ट को उसके जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उसके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उन्होंने सर्टिफाई किया है, मतलब वो एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये पर्सन जो है इसको अभी हम जो लीव है वो नहीं दे सकते। तो उस केस में वो क्या कर सकता है, सम अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 मे मेक अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ। तो फिर वो जो हस्बैंड है वो किसी और पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है कि आप मेरे बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। अब इसकी जो वो जो ऑथोराइजेशन देगा वो किस तरह से देगा वो सबसेक्शन 4 में बताया गया है, तो अभी हम उसको अभी पढ़ेंगे बाद में। अभी हम सी पार्ट देखते हैं कि वेयर द पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑफेंस पुनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ BNS इज द वाइफ। तो अगर जो अग्रीव्ड पर्सन है वो वाइफ है तो उस केस में सेक्शन 82 डील्स विद बाईगैमी, जब आप दूसरी शादी कर लेते हो जबकि आपका जो फर्स्ट स्पाउस है वो लिविंग होता है, तो उस केस में कंप्लेंट में बी मेड ऑन हर बिहाफ बाय, तो वाइफ अगर एग्रीव्ड है तो उसके केस में उसके बिहाफ पर और कौन लोग बाईगैमी की कंप्लेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ बताए। तो कौन लोग कर सकते हैं, बाय हर फादर, जो वाइफ है उसके जो फादर हैं वो कर सकते हैं, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, और बाय हर फादर्स और मदर्स ब्रदर और सिस्टर, तो मतलब उसके फादर के ब्रदर मतलब ताया जी उस वाइफ के और चाचा जी। ठीक है, और मदर के ब्रदर मतलब मामा भी कर सकते हैं, और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय एनी अदर पर्सन। ये जो लोग हमने पढ़ लिए फादर से लेकर मदर और फादर के ब्रदर सिस्टर तक, इनको लीव ऑफ द कोर्ट नहीं चाहिए, बट अगर इनके अलावा कोई और पर्सन वाइफ के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल करेगा तो फिर उस पर्सन को लीव ऑफ द कोर्ट चाहिए होगी। ठीक है, बट ये जो अदर पर्सन है दैट शुड बी रिलेटेड टू द वाइफ बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू उसके साथ कौन रिलेटेड होंगे, जो कि उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं। मैरिज के थ्रू उससे कौन रिलेटेड होंगे, जो कि उसके इन लॉज के लोग हैं। ठीक है, और अडॉप्शन के थ्रू अगर इसको किसी ने अडॉप्ट किया हुआ तो ये। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर वाइफ एग्रीव्ड है तो ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, बट बाईगैमी की जो कंप्लेंट है वो तो हस्बैंड भी कर सकता है। तो अगर हस्बैंड एग्रीव्ड है तो उसके बिहाफ पर सिर्फ हस्बैंड ही कंप्लेंट करेगा और कोई नहीं करेगा। बट हाँ, अगर हस्बैंड आर्मी में जॉब कर रहा है तब उस केस में, और अगर उसको छुट्टी नहीं मिल सकती तब वो किसी और पर्सन को ऑथोराइज करेगा। अदरवाइज इन ऑल केसेस अगर हस्बैंड को बाईगैमी की कंप्लेंट करनी है तो हस्बैंड खुद कंप्लेंट करेगा, बट अगर वाइफ को करनी है तो वाइफ के बिहाफ पर ये इतने सारे लोग हैं वो भी कर सकते हैं। सबसेक्शन 2, for the purposes of subsection 1, no person other than the husband of the woman shall be deemed to be aggrieved by any offence punishable under section 84। तो जो सेक्शन 84 का ऑफेंस है उस ऑफेंस को ऐसे माना जाता है जैसे कि वो ऑफेंस अगेंस्ट हस्बैंड किया गया है, उस ऑफेंस को ऑफेंस अगेंस्ट वाइफ नहीं बोलते। तो इसलिए उस केस में सेक्शन 84 के केस में BNS के जो एग्रीव्ड पर्सन है वो हस्बैंड होगा सिर्फ, उसमें वाइफ एग्रीव्ड नहीं होगी।
Subsection 3. When in any case falling under clause A of the proviso to subsection 1, the complaint is sought to be made on behalf of a child or a person of unsound mind by a person who has not been appointed or declared by a competent authority to be the guardian of the child or of the person of unsound mind, and the court is satisfied that there is a guardian so appointed or declared, the court shall, before granting the application for leave, cause notice to be given to such guardian and give him a reasonable opportunity of being heard. तो जब किसी चाइल्ड और अनसाउंड माइंड और के अगेंस्ट के बिहाफ पर कोई और पर्सन कंप्लेंट फाइल कर रहा है अंडर सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो ए, तो उस केस में अगर तो जो पर्सन लाइक कंप्लेंट फाइल कर रहा है वो उसका लीगली अपॉइंटेड गार्डियन है, फिर तो ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो लीव ऑफ द कोर्ट ले लेगा और कंप्लेंट हो जाएगी. बट अगर जो पर्सन लीगली अपॉइंटेड गार्डियन है उसके अलावा कोई और पर्सन कंप्लेंट फाइल कर रहा है, तो इस केस में जो पर्सन लीगली जिसको गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, तो कोर्ट पहले उसको नोटिस इशू करेगी और उसको सुनेगी. क्योंकि अगर जो पर्सन लीगली अपॉइंटेड गार्डियन है वो जो कंप्लेंट करेगा वो टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दैट चाइल्ड और अनसाउंड माइंड होगी. तो इसलिए हम इस चीज़ के लिए बिफोर ग्रांटिंग लीव टू अदर पर्सन, अगर कोई और पर्सन कंप्लेंट करना चाह रहा है उनके बिहाफ पर, तो उनको तब तक हम लीव नहीं देंगे, परमिशन नहीं देगी कोर्ट, जब तक कि जो लीगली अपॉइंटेड गार्डियन थे उनको कोर्ट में सुन लिया नहीं जाता और उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी जाती. सबसेक्शन 4. अब हमने देखा था ऊपर प्रोवाइजो के बी पार्ट में कि अगर आर्म्ड फोर्सेज में हस्बैंड सर्व कर रहे हैं तो उनको कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी, जो कि सबसेक्शन 4 में लिखी हुई हैं. तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं. द ऑथोराइजेशन रेफर टू इन क्लॉज बी टू द प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1. तो जो हस्बैंड किसी और पर्सन को ऑथोराइज करेंगे वो ऑथोराइजेशन किस तरह से होगी. शैल बी इन राइटिंग, लिख के दोगे. शैल बी साइंड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, हस्बैंड उसको साइन करेंगे और अटेस्ट करेंगे. शैल कंटेन अ स्टेटमेंट, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी. क्या? दैट ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशंस अपॉन विच द कंप्लेंट इज़ टू बी फाउंडेड, कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको वो सब बता दिया गया है कि कौन से ग्राउंड है जिनके ऊपर जो कंप्लेंट है उसको फाइल करना है. शैल बी काउंटर साइंड बाय हिज कमांडिंग ऑफिसर, जो हस्बैंड है उसके जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके सुपीरियर हैं वो उसको काउंटर साइन करेंगे, मतलब पहले हस्बैंड साइन करेंगे फिर कमांडिंग ऑफिसर साइन करेंगे. एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ सर्टिफिकेट साइंड बाय दैट ऑफिसर टू द इफेक्ट that the leave of the absence for the purpose of making a complaint in person cannot for the time being be granted to the husband. जो कमांडिंग ऑफिसर है वो एक सर्टिफिकेट भी अकम्पनी करेंगे. सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा कि ये जो हस्बैंड है जो आर्म्ड फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं, हम उनको इस टाइम लीव नहीं दे सकते कि वो जाकर कंप्लेंट करके आएँ. और ये जो सर्टिफिकेट होता है कंक्लूसिव प्रूफ होता है, आप इसको चैलेंज नहीं करते. ये भी आगे आ जाएगा. सबसेक्शन 5 में एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सच एन ऑथोराइजेशन, तो जो हस्बैंड ने अथॉरिटी दी है वो, एंड कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सबसेक्शन 4 एंड एनी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी सर्टिफिकेट, तो जो हस्बैंड ने ऑथराइजेशन दी वो और जो कमांडिंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट दिया वो, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स शेल अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन एंड शेल बी रिसीव्ड इन एविडेंस. तो इनको कोर्ट लाइक शेल प्रिजम्पशन है कि इसको जेन्युइन मानेगी और एविडेंस में इसको लेगी. बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है. तो कोर्ट जो अदर पार्ट है वो रिबट कर सकती है कि ये जो ऑथोराइजेशन है या ये जो सर्टिफिकेट है इट इज़ नॉट जेन्युइन. ठीक है, तो ये उन पर आ जाएगा बर्डन, लेकिन उनको हमने रिबट करने का ऑप्शन दिया है. अगर वो रिबट करना चाहें तो रिबट कर सकते हैं, बट अगर रिबट ना करें तो इट इज़ जेन्युइन. सबसेक्शन 6. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 ऑफ BNS. तो सेक्शन 64 डील्स विद द ऑफेंस ऑफ रेप. तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप वेयर सच ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ. तो व्हेन द रेप इज लाइक कंडक्टेड ऑन बाय अ मैन ऑन हिज ओन वाइफ, उस केस में द वाइफ बीइंग अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, और जो वाइफ है उसकी एज 18 ईयर से कम है. इफ़ मोर देन 1 ईयर हैज़ इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. तो जो लिमिटेशन पीरियड है फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 64 दैट इज़ 1 ईयर. तो इफ़ 1 ईयर हैज़ बीन इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, that you cannot make a complaint. You have to make the complaint within 1 year of the commission of the offense only and not thereafter. You will be barred to make the complaint. So you have to
like remember this limitation period, and this particular subsection deals with the offense of marital rape only. Subsection 7. The provisions of this section applies to the abetment of or attempt to commit an offense as they apply to the offense. तो जो सेक्शन 81 से लेकर 84 की हमने प्रोसिक्यूशन की देखी यहाँ पर सारी प्रोविजन, तो वो सिर्फ कमीशन पर अप्लाई नहीं होंगी बल्कि उनकी जो अबेटमेंट है और अटैम्प्ट है उन पर भी एप्लीकेबल होंगी। तो चाहे आपने अटैम्प्ट टू बाईगैमी करा और अबेटमेंट टू कमिट बाईगैमी करा और दी अदर ऑफेंसेस, तो वो सिमिलरली ही आप कंप्लेंट करोगे जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो बाकी के सेक्शंस हम कल कवर कर लेंगे और फिर हम कल चैप्टर 16 के साथ भी स्टार्ट कर लेंगे कि अगर जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है मजिस्ट्रेट के पास, तो कंप्लेंट फाइल होने के बाद जो मजिस्ट्रेट हैं उनको कौन सी जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना है। तो जो कंप्लेंट की सेक्शंस हैं उनमें कुछ चेंजेस आए हैं और उनके रिगार्डिंग हमारे पास एक जजमेंट भी है रिसेंट, जिसको कि हम डील करेंगे क्योंकि दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और अगर आप NI एक्ट के केसेस सेक्शन 138 के केसेस के साथ डील करते हैं तो फिर तो वो जजमेंट आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि वी नीड टू इम्प्रूव समथिंग, यू आर फ्री टू कमेंट एंड हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।